स्टूडेंट फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, कल के वीडियो में आए हुए जो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट था उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर समसामयिकी मुद्दों पर कुछ बात करें, समसामयिकी विषयों पर कुछ बात करें, थोड़ा सा एक दो वीडियो इतिहास से हटके समसामयिकी मुद्दों पर बनाएं। तो मित्रों, तो आज का जो विषय है वो मौके पे वर्तमान का जो ज्वलंत मुद्दा है, मैं उस विषय पर थोड़ी चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद आप लोगों को प्रश्न दूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग उस प्रश्न का उत्तर मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजेंगे। तो मित्रों, इस वक्त भारत और चीन, मैं आपको कुछ व्यू बताऊंगा और आपको ढूंढना खुद से है। मित्रों, आपको पता होना चाहिए भारत चीन नेपाल का ध्रुवीकरण मौके पर चल रहा है। एक देश दूसरे देश के ऊपर अपनी सत्ता का पूरा प्रयोग करना चाहता है। चीन नेपाल में पूरी तरीके से हस्तक्षेप करके भारत में चौकी बना, भारत को घेरने की पूरी रणनीति चीन बना रहा है। तो मित्रों, आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल जो होती थी भारत और चीन, वो लिपुलेख दर्रे के जरिए ही होती थी। 1962 के पहले भारत और चीन का व्यापार भी इसी दर्रे से होता था। नेपाल ने अपने नए नक्शे में काला पानी और लिपुलेख क्षेत्र, जो उत्तराखंड के गारबियांग गुंजी को प्रदर्शित करता है, इसको नेपाल ने अपने नए नक्शे में इन्होंने शामिल किया है। इस गांव के जो गारबियांग गांव है, यहाँ के आदिवासी सांस्कृतिक संगठन है कल्याण संस्था। कल्याण संस्था ने बताया कि काला पानी के पार नेपाल के माउंट आपी तक की जो ज़मीन है वो गारबियांग और गुंजी गांव के लोगों की है। लेकिन मित्रों, मैं आपको ले चलूँगा नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी की 1816 में हुई सुगौली की संधि, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच स्थित काली नदी, नेपाल और भारत के बीच में जो नदी है काली नदी, उसी को नेपाल और भारत की सीमा मान लिया गया। तो मित्रों, ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट था भारत और नेपाल को लेकर। तो वर्तमान समय में क्या है, उस काला पानी को, काली नदी को जो उसका बॉर्डर मान लिया गया था, नेपाल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और वो चीन के उकसावे में आकर भारत से प्रतिद्वंद्विता करने के पूरे जद्दोजहद का प्रयास कर रहा है। तो वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति होगी, इस पर मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया है। उसका उत्तर खूब सारा एनालिसिस करके, पढ़ के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। उसके बाद मैं आपके उत्तर में कमियां क्या हैं उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दूंगा। मित्रों, आज का अगला टॉपिक है कि आप लोग देख रहे हैं लॉकडाउन के इस पीरियड में कार्बन उत्सर्जन में 17% की गिरावट हो गई है। कार्बन उत्सर्जन में 17% की गिरावट हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है मित्रों कि विश्व के सभी उद्योग, भारत के जितने भी उद्योग, सभी उद्योग मौके पे लॉकडाउन की वजह से चल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन पूरे विश्व में निम्न स्तर पर इस वक्त है। इसीलिए अगर ऐसा 1, 2, 3 साल तक और रहे तो हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो महामारी है, जो वैश्विक विपदा है, उससे हमको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन ऐसा संभव होगा नहीं। तो मानव को प्रकृति के साथ साथ चलने की आदत डाल लेनी चाहिए और प्रकृति को चुनौती नहीं देनी चाहिए। और कार्बन उत्सर्जन में जितने भी विकसित देश हैं और जितने भी विकासशील देश हैं, इनको पूरा सहयोग करना चाहिए कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। मित्रों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी निर्देशक बना दिया गया है। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। मित्रों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी निर्देशक हाल ही में किसको बनाया गया। तो हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष का कार्यभार का पद दिया गया। ये 2020 से 21 के लिए बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इसके बाद ये हटा दिए जाएंगे। मित्रों, ये कार्यकारी बोर्ड की 147वीं मीटिंग थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कार्यकारी बोर्ड की 147वीं मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग थी? 147 मीटिंग थी, जिसमें उनको निर्वाचित किया गया।
और इन्होंने जापान के हिरोकी नकातानी की जगह खुद को स्थापित किया। जापान के हिरोकी नाकातानी को की जगह खुद को स्थापित किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन सिंह जी को कार्यकारी निर्देशक बनाया गया तो उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया। 34 सदस्यीय इस बोर्ड का मुख्य मकसद या मुख्य कार्य क्या है, वो ये है स्वास्थ्य असेंबली के निर्णयों व नीतियों का कार्यान्वयन करना और इसके लिए काम व सलाह का काम करना। मतलब कुल मिलाकर ये जिस बॉडी के कार्यकारी निदेशक बनाए गए वो एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है। उसका काम है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो काम कर रहा है वो कितना सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको और क्या सुधार करना चाहिए और कौन कौन से नियमों का अपने WHO में लाना चाहिए जिससे पूरे विश्व का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। 34 सदस्यीय कार्य बोर्ड का कार्य यही है। मित्रों, लगभग 1 महीने पहले जियो कंपनी में फेसबुक ने अपना निवेश किया था। मित्रों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके शेयर्स पे उन्होंने में लगभग 1 महीने पहले फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जी ने निवेश किया। उसके बाद जियो प्लेटफॉर्म में निवेश का जो सिलसिला शुरू हुआ मित्रों, वो लगातार चलता रहा। यह अब तक कुल 5 बड़े निवेशकों द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में कुल 78,562 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। फेसबुक के बाद विश्व के अग्रणी निवेशक सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर, जनरल अटलांटिक और अब केकेआर ने कंपनी में निवेश किया। मित्रों, केकेआर का ये अब तक का एशिया का सबसे बड़ा निवेश है जियो में। केकेआर एक अमेरिकी कंपनी है, उसका एशिया में अब तक का ये सबसे बड़ा निवेश है। और केकेआर के जो सह संस्थापक हैं वो हैं हेनरी क्रॉविस। मित्रों, करंट अफेयर्स का सिलसिला तो बहुत लंबा है, ये चलता ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को भी कुछ समय पहले की घटना याद होगी, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में जो गैस त्रासदी हुई। तो मित्रों, ये प्रश्न यूपीपीसीएस यूपीएससी में इतना इम्पॉर्टेंट, इतना स्वर्णिम प्रश्न है कि वो जरूर मेंस में और प्री में किसी भी तरह से पूछा जरूर जाएगा। तो मित्रों, आज का प्रश्न है सवालों के घेरे में, लिख लीजिए, सवालों के घेरे में भारतीय सुरक्षा, प्रश्न चिन्ह, सवालों के घेरे में भारतीय औद्योगिक सुरक्षा, इसकी सुरक्षा के लिए सरकार को क्या रवैया अपनाना चाहिए। मित्रों, आपको बता दूं मैं कि अभी ही नहीं, ये गैस त्रासदी अभी ही नहीं, इस गैस त्रासदी ने भोपाल गैस त्रासदी से हुए त्राहिमाम की याद दिला दी। मित्रों, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े रूप में ये त्रासदी फैल नहीं पाई, लेकिन इस त्रासदी ने कहीं न कहीं से औद्योगिक सुरक्षा की जो कलई है उसको खोल दिया। मित्रों, ये आज की बात नहीं है, ये स्वतंत्रता के बहुत पहले की बात है। मित्रों, लगभग 1944 में आपको ले चलूँगा मुंबई विक्टोरिया डॉक, यहाँ पर 1935 टन बारूद से लदा जहाज SS फोर्ट स्टिकिन में भयंकर धमाका हुआ, जिसकी वजह से 1000 मजदूर मारे गए और काफ़ी लोग प्रभावित हुए। इसीलिए इसी हादसे की याद में 14 से 22 अप्रैल को अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। भारत में अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है मित्रों। तो ये भी हादसा जो हुआ था 1944 में बॉम्बे में, जो 1395 टन बारूद का विस्फोट हुआ था जिससे इतने लोग मारे गए, उनकी याद में 14 से 22 अप्रैल को अग्निशमन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, स्वतंत्रता के पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तब से लेकर वर्तमान में आज तक इतने सारे नियम, इतने सारे कानून उद्योगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। परंतु मित्रों, ये बार बार जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर कहीं न कहीं से औद्योगिक सुरक्षा पर बनाए गए नियमों की कलई खुल रही है, या फिर औद्योगिक सुरक्षा कानून जितने बनाए गए हैं उनको सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा है इंडस्ट्री सेक्टर पर, या फिर इंडस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से
औद्योगिक सुरक्षा कानून का जो पालन करना चाहिए, जो उसका नामित एरिया है, मतलब किन किन चीज़ों को एक औद्योगिक सेक्टर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है मित्रों कि औद्योगिक भारत का कोई भी इंडस्ट्री सेक्टर ऐसे चीज़ों को फॉलो करता होगा। लेकिन आने वाले वर्तमान समय में इस औद्योगिक सुरक्षा को की नीति को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भूल नहीं सकते हैं भोपाल गैस त्रासदी में हुए जो घटना थी वो आज तक लोग उससे प्रभावित हैं, और वर्तमान में आज तक मेरे जानने में कई लोग वहाँ रहते हैं जो आज भी दवा खा रहे हैं मित्रों, दवा पर निर्भर है। और भोपाल गैस त्रासदी का जिसकी वजह से ऐसा हुआ था वो आज भी कानून की गिरफ्त में नहीं है। तो इतने ज़्यादा नियम और कानून बनाने के बाद भी हमारे उद्योग पर जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से उद्योगों की असफलता के साथ साथ भारत की असफलता को प्रदर्शित कर रहे हैं मित्रों। हम विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित कर रहे हैं मित्रों, परंतु जो स्वदेशी उद्योग हैं हम उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ज़रूरत है पहले भारत को, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं, वहाँ पर ज़रूरत है सब कानून नियम सब का पालन करते हुए औद्योगिक सुरक्षा कानून को और मजबूत बनाना और इसको कठिनाई से कठोरता के साथ लागू करवाना कि आने वाले समय में कोई भी औद्योगिक त्रासदी भारत में अब सुनाई न पड़े, जिससे भारत में विदेशी व्यापार भी प्रोत्साहित हो। मित्रों, एक अगला प्रश्न अम्फान तूफान को लेकर मैं आया हुआ हूँ। मित्रों, अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल को काफ़ी प्रभावित किया था, जिसके लिए हाल ही में मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है ममता बनर्जी जी को। मित्रों, आज का प्रश्न ये है कि तूफान क्यों आते हैं, कारण बताएं, इसको कैसे आने वाले समय में नियंत्रित किया जा सकता है। आज का विषय ये है, तूफान क्यों आते हैं और आने वाले समय में क्या इनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो मित्रों, वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि तूफान के उठने का पीछे जो मुख्य कारण होता है वो होता है समुद्री जल का गर्म होना। ज्यों ही समुद्री जल गर्म होते हैं त्यों ही वो अपनी सतह से ऊपर उठते हैं, जिसके वजह से तूफान के आने की संभावना बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा गर्म नीचे से समुद्री सतह गर्म होगी, तूफान उतना ही भयानक रूप धारण कर लेता है। तो हम यह बखूबी जानते हैं कि समुद्र का तापमान क्यों बढ़ रहा है। समुद्र का तापमान की वजह साफ है कि समुद्र का तापमान ग्रीन हाउस गैस जो हमारे पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, जिस ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की ज़रूरत है मित्रों। विकसित देश ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि वह ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अपना ठीकरा उठा के विकासशील देशों पर फोड़ देते हैं और कहते हैं कि विकासशील है ये, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन तो ये उत्सर्जित कर रहे हैं। लेकिन उनको ये कतई पता नहीं मित्रों कि यदि विकसित देशों से ही विकासशील देश सीखते हैं, अगर विकसित देश ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं करेंगे तो विकासशील देश कैसे सीखेंगे। तो ज़रूरत है पूरे विश्व को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की, तभी आने वाले समय में, वो भी बहुत लंबा समय लग जाएगा मित्रों, तब प्रकृति के साथ हम सामंजस्यता बैठा पाएंगे, उसके साथ निरंतरता बैठा पाएंगे, तब जाकर प्रकृति हमारे तरफ से हमारी तरह से चलेगी और वातावरण सामान्य होगा। लेकिन उसको आने में कई शताब्दियां लग जाएंगी। अगर आज से हम कार्बन उत्सर्जन कम करें तो कई शताब्दियां लग जाएंगी तूफान को नियंत्रित करने में और महामारी को रोकने में। तो मित्रों, आज के इस विषय में जो मैंने 2 प्रश्न दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी और पीएससी के लिए। 200 से 250 शब्दों में इसको लिख कर कि भारत में अब तक स्वतंत्रता के पहले कौन कौन सी दुर्घटनाएं हुई हैं, स्वतंत्रता के बाद उद्योगों में कौन कौन सी दुर्घटनाएं हुई हैं, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कौन कौन से औद्योगिक सुरक्षा कानून बने हुए हैं, उनको कैसे कैसे उसको लागू किया जाए और कैसे उनको लागू करके इस त्रासदी को रोका जाए, इस पे लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न मैंने दिया, तूफान क्यों आते हैं और इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो ये विश्व में कौन कौन से देश ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं ये डालिएगा, और कौन कौन से देश विकासशील है जो कार्बन उत्सर्जित करते हैं ये डालिएगा। फिर उसके बाद कोपेनहेगन जो सम्मेलन हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, वो सब डाल के अपना बढ़िया एक मैटर बना के
और 200 से 250 शब्दों में लिख के आखिरी में अपना मत ज़रूर दीजिएगा और मुझ तक पहुंचाइए। मैंने आपको रिव्यू बता दिया है, अब ढूंढना आपका काम है। एक विद्यार्थी एक अच्छा आविष्कर्ता और खोजकर्ता होना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकता है मित्रों। और आज का विषय मैं यहीं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को समाप्त करते हुए आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर से आप लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, आपका ही लाभ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजेंगे, तो इससे आपका ही लाभ है। आप जहाँ भी बैठे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अपील कर रहा हूँ मैं कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रश्नों को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। और समसामयिकी का ये विषय का जो 2 महत्वपूर्ण विषय है, वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे थे जिन पर मैंने आज बात की और उसकी विस्तृत व्याख्या आपको करनी है मित्रों। बताना मेरा काम है, उस रास्ते पर चलना आपका काम है मित्रों। रास्ता मैं दिखाऊंगा कि भाई इतना लंबा चलना है, इस चाहिए यहाँ से चल के यहाँ मुड़ना है। बताना मेरा काम है, चलना और मुड़ना आपका काम मित्रों। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कल के अंक में मैं हड़प्पा के नगरों के बारे में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। हड़प्पा के प्रमुख नगरों की विशेषताएँ क्या थी और कौन कौन से नगर से कौन कौन से प्रश्न प्री कम टू मेंस पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों से कल के अंक में डिस्कस करूंगा। तो मित्रों, आज का ये अंक इसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।